नमस्कार दोस्तों, वर्तमान परिदृश्य में आयोजित होने वाले तमाम प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर के प्रश्नों की अहम भूमिका होती है। यहाँ तक कि कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे यूपीएससी, विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोगों तथा कर्मचारी चयन आयोगों की प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करंट अफेयर के 20 से 30 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। करंट अफेयर की इसी महत्व को देखते हुए इडुपेरिया के द्वारा जारी किए गए 18 प्रैक्टिस सेटों में आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 प्रैक्टिस सेटों की श्रृंखला के तहत हम यहाँ पे 8वां प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं तथा इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है? तो ये हान कांग को दिया गया। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अर्थात 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग जी को दिया गया है। अगर इनके साहित्य नोबेल पुरस्कार के साथ साथ शांति का नोबेल पुरस्कार देखें तो 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार निहान हिदानक्यो समूह को दिया गया है, जो कि एक जापान का एक समूह है। और इसका उद्देश्य जो है ये दुनिया भर में परमाणु बम के प्रयोग को समाप्त करने के उद्देश्य से यह समूह जो है कार्य करता है। तो विश्व का शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार निहान हिदानक्यो को दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा भारत में कुछ साहित्यिक पुरस्कारों की बात करें तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार सुशील कुमार को दिया गया है। सुशील कुमार को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिया गया है और इनकी रचना है 1/12 जो लघु कहानियों का एक संग्रह है, उसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पार्वती तिर्की को दिया गया है। उनकी कविता संग्रह है जिसका नाम है फिर उगना। तो इस प्रकार से विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? तो यह HAL बनी है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। HAL अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये हाल ही में भारत की 14वीं रत्न कंपनी बनी है। इसके प्रमुख की बात करें तो वर्तमान में इसके प्रमुख DK सुनील हैं। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। रूस के कजान में 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगर इसके 17वें शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका 17वां शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। हाल ही में 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिससे कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या अब 11 हो गई है। तो जो पहला कथन है ये सत्य है। दूसरे कथन की जाँच करते हैं। हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। यह कथन भी सही है। इस प्रकार से विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अर्थात कथन 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पे 11 भाषाओं की बात की गई है। यहाँ पे 5 भाषा तो आपको बता दिया गया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इनके अलावा जो 6 और शास्त्रीय भाषाएं हैं उनमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया शामिल है। अर्थात एक प्रकार से आप एक बार फिर से इन 11 भाषाओं का नाम सुन लीजिए। पहले तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, इनके अलावा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, यह 11 प्रकार की शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। कथन ए कहता है कि लुपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा और इसका कारण है लुपेक्स जो है ये इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है। तो कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा लुपेक्स मिशन के बारे में और देखें तो इस मिशन को वर्ष 2027-28 में जापान के H3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है। और वर्तमान में इसरो की अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर वी नारायण वर्तमान में इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ इन्हें अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। जाक्सा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जापान की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जिसे कहते हैं, और भारत की स्पेस एजेंसी जिसको इसरो कहते हैं। तो विकल्प ए जो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैलेस रेखा क्या है? जैसा कि हाल के अकादमिक अध्ययनों और वृत्तचित्रों में पुनः विचार किया गया है। तो वैलेस रेखा क्या है? यह एक जैव भौगोलिक, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है। यह एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पदों को चिन्हित करती है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया गया है? तो यह इंदौर में शुरू किया गया। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार की अपराधों से निपटने हेतु E0 FIR पहल की शुरुआत की गई है? तो यह साइबर अपराध को रोकने के लिए या साइबर अपराध के
अपराधों से निपटने के लिए E0 FIR पहल की शुरुआत की गई है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपए के इनाम हेतु राहवीर योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? तो इसका थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में और तथ्यों की जानकारी करें तो मोदी जी के द्वारा इस बार जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा योग सम्मेलन किया गया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। ठीक है। क्रिस्टी कावेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी, किस देश की तैराक है? तो ये जिम्बाब्वे की तैराक है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में कौन सा एक नहीं है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर इसमें नहीं है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा अगर यूनेस्को की संभावित सूची के अन्य संपत्तियों की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि कांगेर घाटी का राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में है ये शामिल है। मुदुमल मेगालिथिक मेनहरी मुदुमल मेगालिथिक मेनहरी ये तेलंगाना में स्थित है। तो इसमें ये 6 सूचियों में दूसरे नंबर पर यह है। 64 योगिनी तीसरे नंबर पे है। इसके अलावा बाकी के 3 संपत्तियों की बात करें तो अशोकन एडिक्टिंग साइटों का क्रमिक नामांकन इसमें है। मौर्य मार्गों के साथ अशोकन एडिक्ट साइटों का क्रमिक नामांकन, उसके बाद गुप्त मंदिरों का क्रमिक नामांकन तथा बुंदेलखंड के महल और किले इसमें शामिल हैं। ठीक है। तो एक मौर्य मार्गों को इसमें रखा गया, दूसरे नंबर पे गुप्त मंदिरों का क्रमिक नामांकन है और तीसरे नंबर पे बुंदेलखंड का महल रखा गया। यानी 3 ये हो गए और यहाँ ऑप्शन में 3 दिए हुए, यानी कुल मिलाकर 6 संपत्तियों को यूनेस्को की संभावित सूची में रखा गया है। इनके जुड़ने के साथ ही, यानी ये जो 6 संपत्तियां जुड़ी हैं यूनेस्को की संभावित सूची में, तो इनके जुड़ने के साथ ही भारत की अस्थायी सूचियों में 62 स्थल शामिल हो चुकी है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये सिएटल अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम यूलो उत्सव का नाम एक बार फिर से सुनिए। न्योकुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो इसका संबंध नयीसी जनजाति से। नयीसी, विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। नयीसी जनजाति से न्योकुम यूलो उत्सव का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि देश के किस राज्य में गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की गई है? तो यह बिहार राज्य में लागू किया गया। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? तो इस जहाज का नाम बताना है। इसका नाम है INS गुलदार। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की बात करें तो इसका जो शुभंकर है, इस प्रतियोगिता का शुभंकर की बात करें तो उज्ज्वला इसका शुभंकर है। आयोजन जो इसका है वो 20 से 27 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया था और यह इसका दूसरा संस्करण था। ठीक है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा अगर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कंगना रनौत को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग 118 रही है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। वर्ष 2024 में भारत की रैंकिंग 126 रही है और वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग 118 रही है। फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष इसमें शीर्ष देश पर बना हुआ है। अगर बात करें इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया था तो 147 देशों को इसमें शामिल किया गया था। वहीं पर सबसे खुशहाल देशों की बात करें तो इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर है, उसके बाद डेनमार्क है, आइसलैंड है और स्वीडन है। पहले स्थान पर फिनलैंड है, उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन है। वहीं पर अगर देखें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है तो यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के साझेदारी से यह रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। तो मुख्य रूप से कुछ चीज़ों को हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 118 है। कुल 147 देश इसमें शामिल थे। भारत का स्थान 2024 में 126 था और 2025 में पहले स्थान पर फिनलैंड रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व क्षय रोग यानी टीबी जिसको कहा जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसका थीम है हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश उदार। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों के नाम क्या हैं? तो इनके नाम है विक्रम 3201 और कल्पना
3201, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 इनके नाम है। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर की ये नाम है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो यह भारत ने यह सिंगापुर के साथ यह हस्ताक्षर किया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और उसके बाद क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ है। ये कथन जो है, कथन पहला जो है वो सत्य है। ठीक है, अमेरिका से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भारत को प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन है 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस जो है वो गुजरात राज्य को प्राप्त हुआ है। यह कथन गलत है। इस प्रकार से विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केवल कथन एक सही है। कथन दो कैसे गलत है, तो 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक जो रेमिटेंस है वो गुजरात को नहीं बल्कि महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। 20.5% रेमिटेंस जो है वो महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। उसके बाद केरल है, फिर तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक है। क्रमशः महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक ये भारत के ऐसे राज्य हैं जिनको सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुआ है वर्ष 2023-24 में। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? तो पहला कथन है कि उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। तो पहला कथन इसमें सही है। दूसरा कथन है वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक बने हैं। यह कथन भी सही है। अगला कथन है कि वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी के लेखक हैं। यह कथन भी सही है। अर्थात विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यानी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है। इसके अलावा अगर 2025 का एबल पुरस्कार की बात करें तो एबल पुरस्कार मसाकी काशीवाड़ा जी को दिया गया है। वहीं पर 17वां हम बात कर रहे हैं 17वां, तो 17th बाबा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 में जो दिया गया है, 33वां सरस्वती सम्मान 2023 का ये अवार्ड किसे दिया गया था? तो प्रभा वर्मा जी को दिया गया है। रौद्र सात्विक उनका एक रचना है। रौद्र सात्विक के लिए प्रभा वर्मा जी को 33वां सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2025 की बात करें तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और वर्ष 2025 में ये दो न्यूज एजेंसियों को दिया गया है। एक वाशिंगटन पोस्ट को और द वॉल जर्नल को यह अवार्ड दिया गया है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने जल इकाइयों को संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। किस राज्य की सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो यह केरल बन गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा केरल के कुछ अन्य उपलब्धियों को देखें तो विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन केरल में किया गया है। भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च करने वाला राज्य केरल है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर घोषित होने वाला राज्य भी केरल है। और 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। एक बार इन उपलब्धियों को या इन तथ्यों को जो कि केरल से संबंधित है एक बार फिर से सुन लीजिए। विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन जो है वो केरल राज्य में किया गया है। भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया गया है केरल राज्य में। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला राज्य केरल बना है। और 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य भी केरल बना है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? कौन से जोड़े इसमें सही सुमेलित हैं और सही उत्तर का चयन करना है। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। तो यह कथन सही है। दूसरा कथन है 2025 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? मसाकी काशीवाड़ा को यह पुरस्कार दिया गया। विकल्प कथन दो भी सही है। 2024 का सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा जी को दिया गया है। नहीं, 2024 का नहीं बल्कि 2023 का सरस्वती सम्मान जो था ये प्रभा वर्मा जी को दिया गया। तो कथन 3 जो है वो गलत है। जो मिलान 3 है वो गलत है। उसके बाद चौथा है कि 2024 EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर काशीनाथ जी को दिया गया। यह कथन भी या यह जोड़ी भी गलत है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कथन 1 जोड़ी 1 और 2 जो है इसका मिलान सही हुआ है। इनके अलावा बाकी के दो विकल्पों को या जोड़ियों को देखें तो 2024 का जो सरस्वती सम्मान है यह साधु भदेश्वर दास जी को दिया गया है। साधु भदेश्वर जी को 2024 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। वहीं पर वर्ष 2024 का EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है यह नितिन कामत जी को दिया गया है। नितिन कामत जी को दिया गया है। ठीक है, इनके अलावा एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये जो विभिन्न पुरस्कार हैं यह किन किन संस्थाओं के द्वारा दिए जाते हैं। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर ले तो यह भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। ज्ञानपीठ
ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। वहीं पर एबल पुरस्कार जो है यह नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा नॉर्वे की सरकार के द्वारा एबल पुरस्कार दिया जाता है। सरस्वती सम्मान जो पुरस्कार है यह के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तथा ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है यह वैश्विक परामर्श फर्म अनसर्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड की भारतीय इकाई के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत जी को सम्मानित किया गया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया? तो यह सिंगापुर के साथ इन्होंने यह हस्ताक्षर किया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध तिब्बत से है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन बना है? तो सबसे अधिक जीएसटी संग्रह किसने किया? तो यह महाराष्ट्र ने किया। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो बिहार ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। तो विकल्प बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी खरीफ फसलों में नाइजर सीड को एमएसपी में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त हुई है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किस या किन अफ्रीकी देश या देशों का चयन किया है? तो इसमें उपयुक्त से अधिक देशों का चयन किया गया है, अर्थात जाम्बिया और माली का इसमें चयन किया गया है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय सैनिक नौअभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौ सैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन पश्चिमी प्रशांत महासागर में किया गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई है? तो यह बैठक काहिरा में की गई है। मिस्र की राजधानी काहिरा में इस बैठक को किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 जिसका आयोजन बार्सिलोना में हुआ था, भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नो योर मेडिसिन KYM अर्थात नो योर मेडिसिन ऐप जो है ये किस मंत्रालय की पहल है? तो ये खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय की पहल है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सैनिक अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो अभ्यास वरुण जो है बताया जा रहा है कि भारत और सिंगापुर के साथ होता है, तो ये गलत है, जोड़ा गलत है। अभ्यास खंजर भारत और फ्रांस के साथ होता है, ये जोड़ा भी गलत है। अभ्यास इनियोकास ये भारत और ग्रीस के बीच में होता है, यह जोड़ा जो है सही है। और अभ्यास इंद्र भारत और रूस के बीच में होता है, ये जोड़ा भी सही है। लेकिन हमें जो जोड़ा सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है, अर्थात विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह कैसे गलत है? या भारत और सिंगापुर देख लेते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच में कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? तो अग्नि वॉरियर जो है, अग्नि वॉरियर थल सेना का एक युद्धाभ्यास है जो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। वहीं पर सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर का एक युद्धाभ्यास है जो कि नौसेना का युद्धाभ्यास है। तो अग्नि वॉरियर और सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर में मनाया जाता है, ये इसका आयोजन किया जाता है भारत और सिंगापुर के बीच में। वहीं पर भारत और फ्रांस के बीच में देखें तो जो ये वरुण दिख रहा है यहाँ पे, वरुण अभ्यास भारत और ये फ्रांस के बीच में किया जाता है और यह नौसेना का सैन्य अभ्यास है। वहीं पर भारत और फ्रांस के बीच में एक और सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है अभ्यास शक्ति, यह थल सेना का सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, और बात करें अभ्यास इंद्र की, जो चौथा नंबर जोड़ा है अभ्यास इंद्र, ये भारत और रूस के बीच में तो मनाया जाता है, लेकिन अभ्यास इंद्र भारत और रूस के बीच में नौसेना का सैन्य अभ्यास है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है? तो यह लक्ष्य जो रखा गया है वो वर्ष 2029 तक का रखा गया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो लखनऊ में किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह उद्घाटन जो है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सेपक टकरा
सेपक टकरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह पटना में आयोजित किया गया था। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। लेकिन इस बार विश्व में कुछ बिहार में कुछ अन्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था, तो उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 11 से 20 नवंबर 2024 को 8वां एशियन हॉकी महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और यह आयोजन जो है राजगीर में किया गया था, जिसका शुभंकर गुड़िया थी। गुड़िया जो कि बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया से प्रेरित है। उसके बाद देखें तो 20 से 25 मार्च के बीच में सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। यह आयोजन जो है पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया था। इसका शुभंकर भीम था जो कि गौर बाइसन से प्रेरित था। उसके बाद 4 से 15 मई 2025 तक खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन बिहार के 5 जिलों में किया गया। पटना, नालंदा, गयाश्री, बेगूसराय और भागलपुर में इसका आयोजन किया गया था। और इस खेल का जो शुभंकर था, अर्थात खेलो इंडिया यूथ गेम का जो शुभंकर था, उसका नाम है गज सिंह। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जो 3 अलग अलग आईपीएल टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो इनका नाम है अजिंक्य रहाणे। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में एफडीआई प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं, विकल्प कथन बी जो है ये सही है। वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो इस बार एफडीआई प्राप्त हुआ है वो सेवा क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र ने सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया है, जो कुल 19% था। ठीक है, इसके अलावा अगर कथन एक देखिएगा तो इसमें देख लीजिए कुछ मिसप्रिंट है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एफडीआई प्रवाह 2022-25, यहाँ पे 22-25 नहीं होगा, ये वर्ष 2023-24 होगा। ठीक है, 23-24 ये वित्तीय वर्ष 23-24 होगा। और यहाँ पे जो $7,128 बिलियन है, ये 7,128 नहीं बल्कि 71.28 बिलियन होगा। अब इस हिसाब से इस कथन को पढ़ेंगे तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल एफडीआई प्रवाह, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 71.28 बिलियन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% कम है। हम इसको आसान भाषा में बताते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का जो कुल एफडीआई प्रवाह प्राप्त हुआ है वो लगभग 81 इसमें भारत को 81.04 का एफडीआई प्राप्त हुआ है बिलियन का। और वित्त वर्ष 2023-24 का जो एफडीआई प्राप्त हुआ है वो 71.28 बिलियन प्राप्त हुआ है। और प्रश्न में कह रहा है कि जो वित्त वर्ष 24-25 में प्राप्त हुआ है वो कम है वित्त वर्ष 23-24 की तुलना में। ठीक है, तो ये कथन गलत है। वित्त वर्ष 2024-25 में जो एफडीआई प्राप्त हुआ है वो अधिक है, 14% अधिक है वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में। तो इसलिए ये कथन जो है गलत है। अगला कथन है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में महाराष्ट्र का योगदान 25% रहा है। तो 25% नहीं रहा है, इसमें जो महाराष्ट्र का योगदान रहा है वो 31% रहा है। अगर डॉलर में देखें तो 19.6 बिलियन का एफडीआई प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को। ठीक है, इसलिए विकल्प कथन सी भी है, इसमें गलत है। अगला कथन है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सिंगापुर एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत रहा है। सिंगापुर दूसरा नहीं रहा है, यह पहले स्थान पे सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। और जिसने कुल प्रवाह में 17% योगदान दिया है, नहीं 17% योगदान नहीं दिया है, सिंगापुर ने 19% योगदान दिया है। इसलिए यह विकल्प भी, यह कथन भी गलत था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत में है, यह कथन गलत है। दूसरा कथन है दुनिया का तीसरा सबसे लंबा नेटवर्क भारत में है, मेट्रो का लंबा नेटवर्क भारत में है, यह कथन सही है। अगर पहला कथन देखें कि ये गलत कैसे है, तो दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क जो है वो भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में है। 68 लाख किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क है यूएसए में। ठीक है, उसके बाद देखें तो भारत जो है इसमें भारत दूसरे नंबर पे है। कितना है भारत का जो नेटवर्क देखेंगे, सड़क नेटवर्क देखेंगे तो 63.7 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है भारत में। तीसरे नंबर पे इसमें चाइना है, 53 लाख किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क के साथ तीसरे स्थान पे इसमें है। तो पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे स्थान पे भारत है तथा तीसरे स्थान पे चाइना है। वहीं पे मेट्रो नेटवर्क की बात करें तो पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे यूएसए है, तीसरे स्थान पे भारत है और चौथे स्थान पे जापान तथा पांचवें स्थान पे साउथ कोरिया है। इस प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए आप, इस तथ्य को एक बार फिर से सुन लीजिए। दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क भारत में है, यह कथन सही है। अगर पहले स्थान पे देखें तो चीन है, दूसरे स्थान पे यूएसए है, तीसरे स्थान पे चाइना है, तीसरे स्थान पे भारत है, चौथे स्थान पे जापान है और पांचवें स्थान पे साउथ कोरिया है। तो विकल्प के साथ जाए तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है, यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है, भारत की रैंकिंग 197 देशों में 118वें स्थान पे है। भारत की रैंकिंग जो है 197 देशों में 118वें स्थान पे है। तो इसमें कुल
सन 197 देश तो नहीं रहे, लेकिन 147 देश इसमें शामिल किए गए थे। 197 देश नहीं थे, 147 देशों में 118वें स्थान पे भारत रहा है। और भारत की रैंकिंग पिछले वर्षों की तुलना में लगातार गिरावट देखने को मिली है, यह गलत है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखें तो वर्ष 2024 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में वर्ष 2024 में भारत का स्थान 126वां था, जबकि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान जो है 118वां है। तो ये कथन गलत है। कथन 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। कथन 2 और कथन 1 इसमें सही है। इस प्रकार से विकल्प हम एक के साथ जा सकते हैं, कथन 1 और कथन 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय एथलीट ने 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता और किस स्पर्धा में जीता है? तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। गुलवीर सिंह ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने किस स्पर्धा में जीता है? तो पुरुषों की 10,000 मीटर की स्पर्धा में इन्होंने खिताब जीता है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में किस स्थान पे है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पे है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर वेल्थ रिपोर्ट 2025 की बात करें तो यह जारी कौन करता है? लंदन स्थित वैश्विक संपत्ति परामर्श फर्म नाइट फ्रैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, लंदन स्थित वैश्विक संपत्ति परामर्श फर्म नाइट फ्रैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे स्थान पे जापान तथा चौथे स्थान पे भारत है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की है? तो यह वियतनाम के द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें वियतनाम की राजधानी की तो हनोई जो है वो वियतनाम की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा वियतनामी डोंग वियतनाम की मुद्रा है और हनोई यहाँ की राजधानी है। तो इस प्रकार से आज का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो से संबंधित अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस सीरीज के दूसरे प्रैक्टिस में कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।